लास्ट क्लास में हम लोग प्री कोऑर्डिनेट एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम जो है वी डिस्कस एंड आपको बताया था कि भाई आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा बिकॉज इट विल हेल्प यू। ओके। और जो नोट्स पूछा जाता है या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको ये जैसे कि यूनिटर्म इंडेक्सिंग है, यूनिटर्म इंडेक्सिंग है, इसमें क्या होता है, इट वाज डिवाइस्ड बाय टॉबे इन 1953। तो इसने ऑर्गेनाइज किया था आर्म्ड सर्विस टेक्निकल इंफॉर्मेशन एजेंसी वॉशिंगटन में, एंड इट इज ए पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। अब जैसे आपको कह दिया कि व्हाट इज पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल। अब वन एग्जांपल जैसे यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम इज वन एग्जांपल ऑफ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। तो इस प्रोसेस में होता क्या था, इस प्रोसेस में सबसे पहले कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टर्म प्रोफाइल, सर्चिंग, ये चीज हमारा होता है। तो सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल क्या होता है, यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर में हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोफाइल में हमको क्या करना होता है, इंडेक्सर को एक कार्ड तैयार करना है जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है उसके लिए, और उसको एक एक्सेशन नंबर या कोई एक नंबर हम उसको डाल देते हैं ऑन द कार्ड कि भाई ये कार्ड इस डॉक्यूमेंट के लिए है। उसके बाद कहता है आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द थॉट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर में आप देखो और उसके बाद उसको आप क्या करोगे, फाइंड आउट करो कि कौन सा टर्म हम यहां पे दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटर्म्स, जो कि थॉट कंटेंट को बता रहा हो। उसके बाद से जो आप सेलेक्ट करोगे उसको, क्योंकि बहुत सारा थॉट कंटेंट वर्ड आएगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, टर्म होगा, उसको आप उस कार्ड पे लिख लोगे। एंड प्रिपेयर एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर ईच डॉक्यूमेंट, और हर डॉक्यूमेंट का एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करोगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरह से थोड़ा सा जो है एक पैराग्राफ में समरी होता है कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज से रिलेटेड है, क्या है, कंक्लूजन। उसके बाद उसका बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ले देते हैं। क्या बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स क्या होता है, बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होता है उसका टाइटल क्या है, उसका सब टाइटल क्या है, ऑथर कौन है, उसका पेजिनेशन क्या है। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंक्लूजन। हाँ 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 हाँ, लेकिन कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंक्लूजन जो होता है, जैसे सपोज करो कि हम लास्ट में डालते हैं पूरे का समरी, और उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट हमको स्टार्टिंग में डालते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है उसके बारे में। इंट्रोडक्शन हो गया मतलब फिर। इंट्रोडक्शन भी नहीं कहोगे, इंट्रोडक्शन में पूरा चीज नहीं बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में मतलब उसका जिस्ट पता चल जाता है कि क्या है। ओके सर। लोग एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के, जैसे कि कोई आर्टिकल भी होता है तो उसका जो है एक पैराग्राफ में एब्स्ट्रैक्ट होता है। ओके सर। तो अब क्या करेंगे, प्रिपेयर एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर ईच डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड द एब्स्ट्रैक्ट ऑन द कार्ड। कार्ड पे हम वो भी डाल देंगे। उसके बाद बिब्लियोग्राफिकल डिटेल डाल देंगे। मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट आया तो कितना कार्ड बन गया, 10 कार्ड बन गया। और हर 10 कार्ड पे 1 2 3 4 एक्सेशन नंबर या कुछ नंबर आप उसको डाल देते हैं, फिर उसको आप अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। ओके। उसके बाद आता है टर्म प्रोफाइल, कि इंडेक्सर को क्या करना है कि ईच टर्म के लिए एक कार्ड तैयार करना है, दैट इज टर्म कार्ड। और ईच कार्ड इंटू 10 इक्वल, उसमें 10 वर्टिकल कॉलम होता है 0 to 9। ओके।
अब देखो कि एक जो टर्म हमने लिया वो टर्म हो सकता है कि दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए भी हो, तीसरे डॉक्यूमेंट के लिए भी हो। सेम टाइप का अगर डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि फिजिक्स की किताब है, फिजिक्स में लाइट की किताब है, अब वो लाइट का जो है 10 ऑथर है, 10 तरह का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर जो हमने लाइट वर्ड लिया तो लाइट का जो है डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें आ जाएगा, दैट इज 10 इक्वल वर्टिकल कॉलम, एंड उस सब का 10 का जो है एक्सेशन नंबर हम इसमें नोट करेंगे। तो ये हमारा जो है टर्म प्रोफाइल बनेगा। मतलब कि अगर एक टर्म जो है वो हो सकता है कि 10 किताब में हो, और जैसे वहां पे हम डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के लिए अरेंज करते सेशन नंबर पे, टर्म प्रोफाइल के लिए अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इस तरह से हमारा टर्म प्रोफाइल तैयार होगा। अब सर्चर जो है वो टर्म से आएगा खोजने के लिए, वो टर्म प्रोफाइल में जाएगा। टर्म प्रोफाइल में वो टर्म से अल्फाबेटिकल अरेंज है, देख लिया लाइट, एल से देख लिया लाइट, लाइट में देखा कि भाई कितने एक्सेशन नंबर डाले हुए हैं, मतलब इतनी किताबें लाइट के ऊपर में यहां पे है। अब वो एक्सेशन नंबर लेके क्या करेगा, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल में जाएगा, वो जाके क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट का कौन ऑथर है, इसके कब का पब्लिश है, क्योंकि डॉक्यूमेंट फोटोग्राफिकल डिटेल्स डालते थे, इसलिए सर्चर पहले टर्म प्रोफाइल से जाएगा और वो सर्च करेगा। ये इसी को कहते हैं दैट इज यूनिटर्म सर्च इंडेक्सिंग सिस्टम। इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि भाई टाइम कंज्यूमशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो है एक बार तो वो टर्म प्रोफाइल, फिर तब वो डॉक्यूमेंट प्रोफाइल में जा, इससे क्या होता है कि रिट्रीवल जो है क्या होगा, लेट होगा। अब जैसे यूनिटर्म था, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे एक आता है कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम जो है ये बेस्ड है ऑन द कीवर्ड, कीवर्ड जो है ये बेस्ड है इंडेक्सिंग सिस्टम पे, और इसमें डिफरेंट टाइप के कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम होते हैं। जैसे कि देखिए कीवर्ड इन कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग, दैट इज जिसको कहते हैं क्विक। उसके बाद आता है हमारा कीवर्ड आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ये आता है क्वोक। कीवर्ड ऑगमेंटेड इन कंटेक्स्ट इंडेक्स, क्वैक, डबल क्विक, और अदर वर्जन जो इसका होता है KWWC, दैट इज कीवर्ड विद कंटेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, की टर्म अल्फाबेटिकल इंडेक्स, वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स, की लेटर इन कंटेक्स्ट इंडेक्स। तो ये जो छोटा छोटा है ये तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका जो फर्स्ट जो बताया था मैंने, फर्स्ट एंड सेकेंड जो नाम लिया, क्विक एंड क्वॉक, इन कॉन्टेक्स्ट एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये जो है आपको कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट में HP लोहन ने ये सिस्टम को कैसे करता है, एग्जाम्पल देखो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द हॉस्पिटल्स ऑफ चेन्नई, ये टाइटल है। अब इसका इंडेक्सिंग सिस्टम में कैसे ये अरेंज होगा, तो सबसे पहले कैंसर वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये कैंसर हो गया, तो कैंसर को बोल्ड कर दिया, कैंसर इन द हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई, ऑब्लिक जो बचा हुआ है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ, ये आपका चल रहा है कीवर्ड, कैंसर कीवर्ड हो गया। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट, फिर आता है केमिकल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई। फिर भाई चेन्नई इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई। तो ये जो है आपका कीवर्ड इन कंटेक्स्ट है कि कैंसर के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज यहां मेन है, ओके, वो लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये बोल्ड लेटर, ये बोल्ड लेटर उसी को, उसी के बारे में दिया हुआ है।
सर जो मार्क की ये 1000 एंट्री वगैरह ये है, ये हम प्रिंट उसमें ले जा सकते हैं सर पेपर पे? कहाँ एग्जाम में? यस सर। नहीं 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 नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। आप प्रिंट करके ले जाओगे तो फिर ये ओपन बुक सिस्टम थोड़ी है। आपको ये ध्यान रखना है, मार्क का टैग सारा आपको याद रखना है। जैसे कि ये तो आपको याद रखने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मल में ये होता है कि कौन सा टैग किसके लिए यूज करते हैं, ये आप ही है। हमको लगता है कि आप अगर 15 टैग का नाम याद रख लेंगे, ठीक है, और सब फील्ड याद रख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किसमें क्या डालना है। क्योंकि बिब्लियोग्राफिकल डिटेल में होता क्या क्या चीज है, केवल आप यह देख रहे हो, क्योंकि आपके पास जो आएगा क्या आएगा, टाइटल आएगा, सब टाइटल आएगा, ऑथर आएगा, एक ऑथर आएगा, दो ऑथर आएगा, कॉर्पोरेट ऑथर आएगा, ठीक है। देखो एडवांटेज क्या है क्विक का, डिटेक्शन ऑफ फॉर्मूले एक्सप्रेशन एंड रिपीटेड वर्ड पैटर्न। ये आराम से इसको रिपीटेड वर्ड पैटर्न जो है पता चल जाता है। सिंप्लिसिटी इसकी होती है, साधारण है, ज्यादा परेशानी नहीं है। स्पीड ज्यादा होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, और कंप्यूटर में जो है इजिली ये पता, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड जो है कंप्यूटर में इंडेक्स तैयार कर देता है। और इंडेक्सर का रोल जो होता है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है क्विक में। जब आप इससे आगे बढ़ोगे क्वॉक में क्या है कि ईच इंडेक्स वर्ड is extracted from its context and printed separately in the left hand margin। मतलब कि जो भी है, क्विक में क्या था, देखो एक मिनट, क्विक में था कि वर्ड के साथ यहां पे ध्यान देखना, वर्ड के साथ जो आगे का टर्म है वो एक साथ आता है, जो बचा हुआ टर्म है स्लैश डाल के हम बचे हुए टर्म को पहले बाद में लिख देते हैं, है ना। केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ बाद में आया, कैंसर इन द हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई, ठीक है। लेकिन अगर क्वॉक में जाएंगे KWOC, तो उसमें क्या हो जाएगा, कैंसर वर्ड जो है वो कीवर्ड बना, तो उसके बाद ये सीधा फिर पूरा का पूरा लिखाएगा केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई। मतलब जो टर्म आपने लिया वो बोल्ड में लिखाया, और सेंटेंस जो है, टाइटल जो है वो पूरा का पूरा लिखाएगा। ये होगा आपका KWOC में। यहाँ पे कैंसर लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई, केमिकल लिखाया, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द हॉस्पिटल ऑफ चेन्नई। तो ये आपका है KWOC। तो कीवर्ड ऑगमेंटेड इन कंटेक्स्ट इंडेक्स, इसमें ये केवल ये होता है कि जो प्रॉब्लम उसमें फेस किया गया था KWIC में, KWOC में, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब कह लो कि उसमें कुछ एडेड एडवांटेज करने के लिए ये कीवर्ड ऑगमेंटेड सिस्टम आया। कि मतलब जो टाइटल पार्ट है, उस टाइटल पार्ट के अलावा टाइटल से रिलेटेड अगर कुछ टर्म आता है तो उस कीवर्ड आता है, तो उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड क्वैक। अभी देखो ये जैसे कि अभी था आपका ना एक असाइनमेंट, कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम, एक असाइनमेंट है ना कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग का। यस सर है। सो दिस इज द पार्ट, ये देखो कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग का। प्रीसीज ऑलरेडी जो है उधर मैंने बताया हुआ है, ये कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम है। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम में क्या होता है कि इंडेक्सर की जो रोल होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। सो इंडेक्सिंग का जो काम है वो टोटली मशीन के ऊपर चला जाता है। सो कंप्यूटर जो है वो सिस्टम को करता है। So it is defined as the process whereby a computer is used to process a natural language text in machine readable form. So natural language
को वो मशीन रीडेबल फॉर्म में क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है, सो दैट कि इंडेक्सिंग टर्म्स आर एलोकेटेड टू इट्स कंटेंट विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन। उसमें ह्यूमन मतलब केवल आपने डाटा डाला, वो इंडेक्स खुद ब खुद तैयार करता है। जैसे कि आप जो भी डाटा डालते हो, आपने टाइप कर दिया टेक्स्ट पूरा, लेकिन कंट्रोल एफ करते हो तो उसके बाद जो है आपके पास वो सर्च आ जाता है कि वो वर्ड कहाँ है, वो निकाल दो। तो कौन करता है ये अंदर में? ये कंप्यूटर जो है अंदर में ये सारे चीज को प्रोसेस कर देता है, आपको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब क्या है कि इंडेक्सिंग, कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद वर्ड्स and word association prompts the linkage of target words in a search statement. Computers scan text and create inverted file. इंडेक्स कब होता है? जब ये इन्वर्टेड फाइल तैयार करता है। ओके, इसलिए कहते हैं कि ईच एंड एवरी टाइम जो है आपका सर्चेबल नहीं बन पाता है जब तक कि इन्वर्टेड फाइल तैयार ना हो जाए। Matches words in search statement against inverted files to identify text. उसके बाद कहता है कंप्यूटर algorithms are used to carry out the above operation. अब चूंकि अंदर में जो सिस्टम चल रहा है वो क्या चल रहा है, वहां पे एक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है कि भाई आप जो भी वर्ड आएगा उसको आप इंडेक्स तैयार करोगे, इन्वर्टेड फाइल तैयार करोगे, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर algorithms are used to carry out the above operation. तो ये एल्गोरिदम कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है ह्यूमन। दैट इज ह्यूमन डू द प्रोग्रामिंग एंड सेट द पैरामीटर्स फॉर इंडेक्सिंग। कंप्यूटेशन टेक्निक्स यूज्ड इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी एंड कीवर्ड एनालिसिस। एंड दिस कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन और मैनुअल इंडेक्सिंग, रादर कॉम्प्लीमेंट्री। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे सपोज करो कि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो तो कभी बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो जाता है। अब सपोज करो एक उपन्यास है, उसका नाम है बैगन का पौधा। अगर कंप्यूटर को इंडेक्सिंग करने दे दोगे तो ये बैगन कर देगा, पौधा कर देगा। तो जो बॉटनी वाला अगर बैगन ढूंढ रहा है तो उसको भी दिखा देगा, पौधा ढूंढ रहा है तो उसको भी दिखा देगा। लेकिन ये प्रिंसिपल टाइटल आपका बैगन का पौधा है क्या? ये उपन्यास है। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो केवल जो आप इनपुट डाल रहे हो उसके ऊपर ही वो सारा तैयार कर देगा। टाइटल आपने बैगन का पौधा डाला, अब वो तैयार कर देगा, इंडेक्सिंग फाइल तैयार कर देगा बैगन पौधा। दैट इज 100% रॉन्ग। तो यहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होता है कि भी यहां कंसेप्ट हमको देना पड़ता है। ये चीज इसलिए कहा कि कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन, वो रिप्लेस नहीं कर सकता, और मैनुअल इंडेक्सिंग इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक। तो अब देखो दो तरह का सिस्टम है, मैनुअल इंडेक्सिंग सिस्टम वर्सेस कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम। मैनुअल में एरर की संभावना होती है, कंप्यूटर में एरर की संभावना कम होती है। मैनुअल जो होता है वो एनालाइज, ह्यूमन क्या करता है, एनालाइज करता है टेक्स्ट को और उसमें से टर्म को चूज करता है, इंटरप्रेट करता है, इनकोड करता है और वो जस्टिफाई करता है जो भी टर्म वो चूज करता है। कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होता है, वो इट इज कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। तो जो कंप्यूटर एनालाइज करेगा वो ह्यूमन एनालाइज के बराबर नहीं हो सकता। ये था पहले का सिस्टम। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारी चीजें हैं, क्या है कि वो खुद ब खुद तैयार कर सकता है। ओके,
कंप्यूटर में भी जो है ब्रेन आ गया है। Semantic, syntactical as well as contextual consideration govern the selection of indexing term। अब देखो क्या है कि आप जो ह्यूमन जो इंडेक्सिंग टर्म्स सेलेक्ट करता है वो सारा को कोरिलेट करता है, उसके अनुसार वो देखता है कि हाँ हमारा कहाँ पे ये टर्म यहाँ पे यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, जबकि कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। तो ये आपका जो है जब भी याद रखिएगा कि कंप्यूटर माने जब भी आप कंपेयरिंग करना है, दैट इज किसी का भी कंपेयर करना है तो टेबुलर फॉर्म में कंपेयर करना, सो दैट कि टेबल में क्या होगा, कंपेयर करने में, डिफरेंशिएट करने में यू विल गेट मोर मार्क्स देन आप लाइन बाय लाइन लिख के आप अगर किसी को डिफरेंशिएट करोगे तो। ठीक है। अब जैसे कि आपका ह्यूमन इंडेक्सिंग सिस्टम जो है इट्स टाइम कंज्यूमिंग, कंप्यूटर जो है वेरी फास्ट, बहुत जल्दी कर देता है। कॉस्ट, कॉस्ट जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम में एक बार अगर आपने प्रोग्रामिंग कर दिया उसके बाद तो कंटिन्यूअस आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईच एंड एवरी टाइम आपको जो है ह्यूमन इंडेक्सिंग उसमें टाइम लगता है, तो क्या होता है ह्यूमन पावर का जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए आजकल सिस्टम क्या देख रहे हैं कि आप सारा सिस्टम कहते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम, मैन पावर धीरे धीरे घटता जा रहा है, बिकॉज डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर जो है वो बढ़ती जा रही है। अब यहां तक कि जो है होटल में सर्व करने के लिए भी जो है रोबोट को यूज किया जा रहा है। तो ये सारे पार्ट हैं, इसको आप देख लीजिएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इंडेक्सिंग सिस्टम क्या है? एडवांटेज है कि भाई कंप्यूटर का इट इज इफेक्टिव एज ह्यूमन इंडेक्सिंग, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू द ह्यूमन इंडेक्सिंग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, टाइम बहुत कम लगता है और क्विकली सर्च होता है एंड कैन बी अप्लाइड टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट और इफेक्टिव रिट्रीवल होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। कोई अगर यूनिक मटेरियल देखना चाहो उस टाइप से कुछ नहीं है, मतलब कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएगा। न्यू टर्मिनोलॉजी जब तक आप उसके अंदर में नहीं डालोगे वो नहीं देगा, कंसेप्चुअल एनालिसिस नहीं कर सकता। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? वन इज डाटाबेस, सेकंड इज सर्च प्रोसेस, थर्ड इज लैंग्वेज इंडेक्सिंग, फोर्थ इज यूजर इंटरफेस। ये चार पार्ट हैं कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम के, ये ध्यान रखिएगा। पहला है डाटाबेस। डाटाबेस क्या हुआ कि भाई जो भी आप बिब्लियोग्राफिकल जैसे कैटलॉग आप तैयार करते हो, तो 100 किताब का अगर आपने कैटलॉग तैयार कर लिया तो वो 100 किताब क्या हो गया, एक तरह से एक डाटाबेस बन गया। अगर कंप्यूटर में आप डाल दिए तो 100 का जो है एक डाटाबेस तैयार हो गया। तो डाटाबेस जो है ये एक तरह से हर्ट होता है कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम का। अगर डाटाबेस ही नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना हर्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, तो उसी तरह से ये डाटाबेस जो होता है कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग सिस्टम का हर्ट होता है। बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस विच डील विथ मेटाडाटा ऑफ बिब्लियोग्राफिक एंटिटीज। बिब्लियोग्राफिक एंटिटीज क्या है? ऑथर है, टाइटल है, सब्जेक्ट है, और इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सीक्वेंशियल फाइल और दूसरा जो होता है इन्वर्टेड फाइल। सीक्वेंशियल फाइल में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, दैट इज रिकॉर्ड्स एंड डाटाबेस। यहाँ पे आपका टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल में एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में जो है क्या रिलेशन है वो दिया जाता है, तो वो डाटाबेस हमारा होता है। दैट इज रिकॉर्ड्स होते हैं और डाटाबेस होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो इन्वर्टेड फाइल होता है। इन्वर्टेड फाइल मतलब कि इंडेक्स तैयार करता है। इंडेक्स क्यों होता है? इंडेक्स इसलिए क्योंकि जो है हमको रिट्रीव करना है, तभी इंडेक्स तैयार होता है। केवल डाल देना है, इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रिट्रीवल के लिए जो है हमको इन्वर्टेड फाइल की जरूरत होती है। उसके बाद आता है आपका सर्च प्रोसेस। सर्च प्रोसेस क्या है? वही
कि इन्वर्टेड फाइल अगर है तभी सर्च होगा। आपको रिट्रीव करना है, कैसे रिट्रीव करना है, यह तरीका जो होता है वो सर्च प्रोसेस में होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? ये होता है दैट इज सर्च करने में जब हम बूलियन ऑपरेटर के तहत कोई दो टर्म, सिंगल टर्म में बूलियन ऑपरेटर का कोई काम नहीं है, दो या दो से ज्यादा टर्म होता है तब वहां पे बूलियन ऑपरेटर लगाते हैं। बूलियन ऑपरेटर होता है एंड और नॉट। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर यह होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सब जो होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है। उसी तरह से पोजिशनल सर्च ऑपरेटर क्या होता है? नियर, एडजेक्ट दैट इज एडजेसेंट, नियर एक्स एटसेट्रा। ये आपका पोजिशनल सर्च ऑपरेटर, मतलब कि टर्म का पोजीशन कहां होगा। एंड एडवांस टेक्निक्स क्या है? वेटेड सर्चिंग, फजी सर्चिंग, ये जो है आपका एडवांटेज। ये सारा सर्च प्रोसेस है। ये कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम में डाटाबेस होता है, फिर सर्च प्रोसेस होता है। तब हमारा आता है लैंग्वेज ऑफ इंडेक्सिंग। लैंग्वेज क्या होगा? क्वेरी कैसे हम डालेंगे? आपको याद होगा कि अगर कोई जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्वेरी करने का अलग तरीका होता है। सर्च मैकेनिज्म डिटरमाइंस व्हाट रिट्रीवल टेक्निक विल बी अवेलेबल टू सर्चर्स। मतलब जो सर्च कर रहा है उसको क्या टेक्निक अवेलेबल है, कैसे वो अपने क्वेरी को डालेगा, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडेक्सिंग। ये हमारा होता है। उसके बाद यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस क्या है कि भाई सिस्टम में यूजर और कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम के बीच में जो डिस्प्ले होता है वो यूजर इंटरफेस होता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल पे फ्रंट में जो देखते हो ये आपका यूजर इंटरफेस है, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सामने में क्या दिख रहा है और बैकएंड में क्या चल रहा है वो आपका वो बैकएंड पार्ट है। सो यूजर्स और कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम के बीच में, मतलब कहिए कि कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम पर्दे के पीछे चल रहा है तो पर्दा जो है वो आपका यूजर इंटरफेस है। कि यूजर इंटरफेस आपको क्या फैसिलिटी देता है, कैसे इंटरेक्शन करने का फैसिलिटी कहता है, डिस्प्ले कैसे आपको अपने मन अनुसार डिस्प्ले कैसे कराना है उसके अनुसार फैसिलिटी देता है कि नहीं देता है। तो दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। सो इसके चार कंपोनेंट हो गए। कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम के कैटेगरीज हैं। क्या क्या कैटेगरीज हैं? कैटेगरी 1 है ऑनलाइन डेटाबेस इंडेक्सिंग सिस्टम, ऑप्टिकल डिस्क बेस्ड डेटाबेस इंडेक्सिंग सिस्टम, ओपेक बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम, इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेस। चार तरह का है। तो ये जो है आपका ऑनलाइन डेटाबेस इंडेक्सिंग सिस्टम। अब ये डेटाबेस इंडेक्सिंग सिस्टम, जैसे सपोज करो कि आप जो अमेजन स्टोर पे जाते हो, फ्लिपकार्ट स्टोर पे जाते हो तो क्या करता है, उसका भी डेटाबेस है। मोबाइल के परचेज में जाते हो तो उसका डेटाबेस है मोबाइल का, जैसे कि आपको सारा फीचर जो है आपको बता देगा। आप सर्चिंग टेक्निक, फिल्टरेशन जो है वो आपका क्या है, सर्चिंग टेक्निक का पार्ट है कि भाई फिल्टर करो वेदर यू विल गो अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू रेलिवेंस, अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल, कैसे जाना चाहते हो। तो वो सारा जो है फिल्ट्रेशन क्या है, रिट्रीवल का पार्ट है आपको। तो ऑनलाइन डेटाबेस सिस्टम जो है आप घर बैठे जो है गूगल से सर्च कर रहे हो, गूगल के पास अपना डेटाबेस है, उसी के अनुसार सर्च कर रहे हो। सो ये ऑनलाइन हो गया। ओके, ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है आज के कंप्यूटर सिस्टम को कह लो, जैसे कि आज क्लास चल रहा है आपका, ऑनलाइन चल रहा है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो आवाज नहीं आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो आपके पास जो है वीडियो नहीं जाता है, ये दिक्कत है। तो ये आपका पहला कैटेगरी है ऑनलाइन डेटाबेस का। उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क बेस्ड डेटाबेस इंडेक्सिंग। ऑप्टिकल डिस्क बेस्ड क्या है कि भाई CD या DVD इसमें आपको मिल जाता है डेटाबेस।
ओके, सीडी परचेज कर लो, उसमें आपका सारा डाटा दिया हुआ है। तो दैट इज ऑप्टिकल डिस्क बेस। ये डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। एडवांटेज इसका क्या है? लो रनिंग कॉस्ट है इसके। आपको जरूरत नहीं है कि आप ऑनलाइन हो इसके लिए। लैन पे लेके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मतलब रिमोट सर्चिंग प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओपेक बेस्ड इंडेक्सिंग क्या है? ओपेक होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग में जैसे कि आपने पूरा का पूरा डाटा डाल दिया, डाटाबेस बना दिया, आपके पास लाइब्रेरी में 1,00,000 किताबें हैं। वो सारे किताबों का बिब्लियोग्राफिकल डिटेल आपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया इन द सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो भी है। तो वो जो डाटा आपने डाल दिया 1,00,000 किताबों का, तो वो एक डाटाबेस बन गया। अब ये डाटाबेस को जब आप सर्च करोगे तो सर्च करते हो, मान लीजिए लैंड पे सर्च कर रहे हो, इसको कहते हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अब ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ऑनलाइन तो होगा, बट इट माइट बी पॉसिबल कि यह केवल लैंड में होगा। जब आप इसको पूरे वेब पे डाल दोगे तो यह पूरे तरह से जो है आपका ये ऑनलाइन हो जाएगा लाइब्रेरी कैटलॉग। और ये आपको फैसिलिटी देता है ऑथर के द्वारा, टाइटल के द्वारा, पब्लिशर के द्वारा, जिसके द्वारा चाहो आप उसके अनुसार कर सकते हो। 4 नंबर कैटेगरी जो है इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेस है। इंटरनेट रिसोर्सेस का इंडेक्सिंग जैसे कि गूगल करता है। गूगल क्या करता है? आपने टाइप किया, वो इंटरनेट पे जो जो अवेलेबल है वो सारा आपके पास लिंक लाके दे देता है। ये नहीं कि सारा उसके पास स्टोर होता है, 1 बाय 1 देता है, सो नहीं है। वो क्या करता है? आपको इंटरनेट का रिसोर्सेज आपको देता है। ये साइट पे जाके आपको ये देख लीजिए, ये साइट पे जाके आप ये देख लीजिए। तो ये गूगल क्या है? ये कैटेगरी 4 टाइप का इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेज है। ये एक तरह से सर्च इंजन होता है। अभी देखिए, ये जो आपको 4 कैटेगरी बताया गया, इस 4 कंप्यूटराइज कैटेगरी में ये देखिए क्या क्या है। डिफरेंशिएशन अगर आपको देखना है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दिस टू, सो ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स, दैट इज फीचर्स, उस फीचर्स के आधार पे आप इसको कैटेगराइज डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कंटेंट बेस में ऑनलाइन डाटाबेस क्या होता है? मेनली टेक्सचुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क बेस्ड डाटाबेस क्या? बिब्लियोग्राफिक मेटाडेटा, फुल टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया। यहाँ केवल बिब्लियोग्राफिक मेटाडेटा होता है। इंटरनेट में टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीमीडिया सारे होते हैं। रिट्रीवल अप्रोच क्या है? ऑनलाइन डाटाबेस सर्चिंग, ऑप्टिकल डिस्क बेस्ड डाटाबेस सर्चिंग एंड ब्राउजिंग, ओपेक सर्चिंग एंड ब्राउजिंग, इंटरनेट सर्चिंग एंड ब्राउजिंग। मतलब क्या है कि कैसे आप करोगे? तो सर्च करना है। जब आप दूसरे सब में जाओगे तो ब्राउज भी करना है, सर्चिंग एंड ब्राउजिंग। इंडेक्सिंग मेटा डेटा एंड कीवर्ड्स इन एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सारा चीज है। सर सर्च आप इसके अंदर में सर्च मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सर सर्च मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? सर्च मॉडिफिकेशन मतलब आपने कोई सर्च किया, उसमें कुछ और आप ऐड करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड सर्च मॉडिफिकेशन। आपने सर्च किया क्रिकेट, आ गया, इसमें और ऐड कर दो दिल्ली, वो मॉडिफाई करके क्रिकेट विच इज इन दिल्ली उसके बारे में आ जाएगा। जब ओपेक में करोगे तो ओपेक में नो इसलिए कह रहा है कि ओपेक में आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा।
मॉडिफिकेशन, सर्च मॉडिफिकेशन करने के लिए मतलब आप ऐड नहीं कर सकते उसमें, आप उसे जाओ फिर एक स्टार्ट करो, दैट इज, इसलिए मॉडिफिकेशन नहीं है वहां पे। जैसे गूगल में आप सर्च करते हो तो जितना सर्च किया उसमें और आप फिल्टर कर सकते हो, डाटा घट जाएगा, और फिल्ट्रेशन लगाओगे और घटेगा, यानी मॉडिफाई कर रहे हो आप, इसलिए सर्च मॉडिफिकेशन वो होता है। तो ये कंपैरिजन जो है आप याद रखिएगा। ये यहाँ पे आपको मेथड ऑफ कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम क्या है कि सबसे पहले मैंने, चाहे कंप्यूटराइज करो चाहे मैनुअल करो, आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई डॉक्यूमेंट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग सिस्टम जो हमारा पार्ट होता है, दैट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, वह इसके थॉट कंटेंट को पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। तो इसमें करना क्या होता है कि भाई हमें अपने साइड से भी कुछ एनालाइज करके देना होता है, हमें बताना होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट क्या चीज से रिलेटेड है। जब हम एनालाइज करके उसको बता देंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ इंडेक्सिंग इन्वॉल्व द ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट एनालिसिस इनटू सेट ऑफ इंडेक्स टर्म्स। अब इसमें मेथड जो है डिफरेंट मेथड में आता है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या करता है कि डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली वर्ड को उठाता है, and it uses natural language and lends itself well to automated techniques where word frequencies are calculated and those with a frequency over a predetermined threshold। मतलब देखो क्या है कि डॉक्यूमेंट से टर्म को लेना, उस टर्म को देखता है कि कितनी बार आया है, क्या आया है। मान लो कि कोई टर्म अगर मान लो बहुत ज्यादा बार आया है, दैट इज वो टर्म उसको यूज करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ टर्म ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मान लो कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउंस है, ये सब भी तो बहुत बार आते हैं, इज, आर, एम, ऑफ, ये सब। तो इसको वो स्टॉप वर्ड फाइल में लेता है जिससे कि वो इंडेक्स तैयार ना करे, इसलिए स्टॉप वर्ड फाइल होता है। एंड इट इज ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ टर्म्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, ये कहलाता है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। तो कौन कौन सा, देखो फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो, जैसे कि पहला कहता है टर्म फ्रीक्वेंसी मेथड, कि कौन सा टर्म, स्टैटिस्टिकल मतलब क्या है, डाटा, डाटा मतलब क्या है कि कौन सा टर्म कितनी दफा आया है उस टर्म को। और हम यहाँ पे स्टॉप वर्ड जरूर यूज करेंगे, क्योंकि इज, आर, वाज, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, साथ में जो प्रीपोजिशन है, ये सब बहुत बार आता है डॉक्यूमेंट में, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। In this method, terms other than common words to be indexed are those occurring either very frequently in a text or very seldom, that is indicating a topic mentioned expressly only once or twice in the title. This method is based on the frequency of occurrence and co-occurrence। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक टर्म यूज कर दिया, उसके बाद ईट आ गया, दिस आ गया, ही आ गया, तो एक जो टर्म यूज करता है उसके बाद जो ईट आता है, मतलब वही टर्म यूज हो रहा है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। ऐसा नहीं कि इट को हमने क्या किया, भाई नहीं ये प्रोनाउन है, इसको जो है हम इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इसको हटा दिए, नहीं। क्या है, इट किसके लिए आया है, जो टर्म के लिए आया है, मतलब जितनी बार इट आया है मतलब उतनी बार वो टर्म आया है, इसलिए वो टर्म शुड बी यूज्ड एज एन इंडेक्स टर्म। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड, जो डॉक्यूमेंट है उसके रिलेशन में जो टर्म आ रहा है और वो कितनी बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड। मतलब टर्म है सपोज करो कि कोई दवा है या कुछ है, उसमें ड्रग यूज किया गया, टाइटल है उसमें ड्रग यूज किया गया, मतलब क्या हुआ कि उस डॉक्यूमेंट में ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड। जो
अगर आप डॉक्यूमेंट के रिलेशन में अगर कोई टर्म है तो वो टर्म जो है हमारा क्या होगा, इंडेक्स टर्म बनेगा, चाहे वो उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आया हुआ हो या ना हो। उसके बाद आता है आपका टर्म वेइंग मेथड। नॉट ऑल द वर्ड्स हैव सेम सिग्निफिकेंस लेवल। Words occurring with high frequency in a document are better discriminators than words of low frequency. जो बहुत कम बार आया है और जो बहुत बार आया है, तो जो ज्यादा बार आया है वो तो यूज होगा ही होगा। सो टर्म फ्रीक्वेंसी मेथड में कि कितनी दफा कोई टर्म यूज किया गया है, इसके साथ साथ टर्म वेइंग इन विच डिफरेंट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। मान लो कि कोई टर्म बहुत बार यूज हुआ है और उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड टर्म वेइंग मेथड, तो वो पहले यूज करेंगे। केवल फ्रीक्वेंसी है वो बाद में यूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड टर्म वेइंग मेथड। सो स्टैटिस्टिकल मेथड में ये तीन तरह से हम इसको इंडेक्सिंग तैयार करते हैं। उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक मेथड। लिंग्विस्टिक मेथड क्या है, इसमें एक तरह से समझ लीजिए कि लैंग्वेज की बात कर रहा है, ग्रामर की बात करता है, जो सेंटेंस बनता है उसमें रोल, ग्रामेटिकल रोल एंड रिलेशन अमॉन्ग द वर्ड्स, उसकी बात करता है, आइडेंटिफाई करता है उसमें। ओके, it is concerned with automatic recognition of significant word order in a phrase or sentence with inflections, prefixes and suffixes that indicate grammatic relationship। वही grammatic relationship में होता है कि भाई चाहे वो prefix है, suffix है, जो भी है, वर्ड में सेंटेंस में वो किस सीक्वेंस में आ रहा है, ये सारा। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, समझ लीजिए ये इसी के बेस पे है। उसके बाद आता है एआई बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का जो वर्ड है वो आपका एआई पे ही डिपेंड है, टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि अभी देखो, अभी जो है कोरोना में, अब ये सिस्टम क्या कर रहा है कि बहुत सारे जो कोरोना से पेशेंट हैं, कोविड-19 के पेशेंट हैं, वो कैसे खांसते हैं उनका सैंपल रिकॉर्ड कर रहा है। उसका सैंपल रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करने के बाद तब वो क्या करेगा कि किसी का भी जो अभी पता नहीं है कि उसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, वो अगर खांस रहा है तो उसके खांसने का सैंपल लेगा और बता देगा कि नहीं, इसे कोविड अभी नहीं है। क्योंकि उसका जो खांसना है, जो कोविड का पेशेंट का खांसना है, उसका खांसने का पार्ट और जिसको नहीं है उसका खांसने का जो पार्ट है, वो दोनों अलग अलग तरह का होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम डाटा पूरा डाल देते हैं, उसके बाद एक नया डाटा आता है तो वो मैच करता है कि इस डाटा के साथ इसका है या नहीं है। अब जैसे सपोज करो कि हम अंगूठा लगाते हैं, थंब इंप्रेशन देते हैं और उससे हमारा रिकॉग्निशन होता है, जैसे कि आधार में है। यहाँ भी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। So results of this processing are used to identify appropriate indexing expression. The following indexing system: natural language processing based indexing system. नेचुरल लैंग्वेज में क्या है, द बेसिक आइडिया इज टू प्रोसेस द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू जनरेट इंडेक्सिंग टर्म्स। मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज में ही आपका टर्म जो है वो जनरेट कर रहे हो।
उसके बाद आता है एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम हैव बीन यूज्ड इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्च in an attempt to replace what is usually referred to as an expert intermediary. That is expert जैसे कहते हैं ना कि और जो इंडेक्सिंग सिस्टम में जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करने के लिए, जैसे यूजर सर्च कर रहा है, सर्च करने के लिए आ रहा है, तो जो टर्म यूज कर रहा है उस टर्म को रिकॉग्नाइज करता है और वो टर्म को वो किसके साथ जोड़ता है, वो देखता है कि वो बंदा क्या सर्च कर रहा है। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि एक यूजर आता है, वो सर्च करता है जो टर्म यूज कर रहा है और उसके बाद देख रहा है कि वो उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट को खोला। ये दोनों चीज देखने के बाद वो जो टर्म है वो टर्म अपने पास रख लेता है, दैट इज द एक्सपर्ट सिस्टम। वो टर्म बाद में फिर किसी में यूज किया जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक तरह से सर्च इंजन है, www वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो ब्लॉक दैट इज 4 यूनिट 12, तो पहले तो देखो कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है। व्हाट इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में हमारा, आप जानते हो कि नॉलेज का पता, दैट इज सबसे पहला काम होता है कि जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स आर कॉल्ड डाटा, उसको डाटा कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्स डाटा होता है। डाटा को जब फिल्टर करते हो तब वो इंफॉर्मेशन बनता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को जब फिल्टर करते हो तो वो नॉलेज बनता है और नॉलेज से आपका विजडम होता है। ये रिलेशन है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। अरे विजडम क्या है? अच्छा देखो, अब ये देखो मैं बता रहा हूं कि रट्टूमल मतलब कि उसने जो है जान लिया, हाँ जान लिया, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तभी होगा व्हेन यू हैव विजडम। इट्स ओके। नॉलेज का एप्लीकेशन, आपके पास नॉलेज आ गया, जान गए, जैसे कि वो कबूतरों की कहानी सुने, एक सुने हो ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत। सबने पढ़ लिया, सबने जान लिया, लेकिन किया क्या? शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सब फंस गए उसमें। तो ये क्या होता है कि विजडम एक स्टेज है। वो स्टेज क्या है? नॉलेज जब गेन हो जाता है, उस नॉलेज को जानने के बाद उसको अपने अंदर में कहते हैं आत्मसात कर लेना, अडॉप्ट कर लेना प्रॉपरली, तब वो आपका नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज वो नॉलेज ही रहता है। जानकारी सभी को है, जैसे कि मान लीजिए जो चोर है, चोरी करने जाते हैं, उनको ये जानकारी है कि भाई चोरी करेंगे फंस जाएंगे, जानकारी है, लेकिन क्या करते हैं? वही अगर विजडम आ जाएगा तो वो काम नहीं करेंगे। ये चीज है। आप लोग की लाइफ में भी ऐसा ही बहुत बार ऐसा होगा कि आप नहीं कर पाए होंगे, है ना? सो व्हेन यू आर अप्लाइंग योर ब्रेन, हाँ सर। दैट इज, ब्रेन तब अप्लाई कर सकते हो ना जब आपके पास नॉलेज होगा। उस नॉलेज का एप्लीकेशन ही विजडम होता है, करेक्ट एप्लीकेशन। 5 main stages in history of knowledge organization. सबसे पहला कहता है एंटिक्विटी, दैट इज लिस्ट। दूसरा मिडिल एजेस, इन्वेंट्रीज।
17th century finding lists, 19th century collocating devices, 20th century automation and codification, 21st century social and collaborative tagging. ये 5 स्टेजेस है और प्रत्येक स्टेज जो है उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है जिससे फिर नया स्टेज तैयार हो जाता है. So each represent a turning point that reflects changing societal information demands and the development of new technologies. तो सबसे पहले क्या आता है, there were only straightforward list of items. उसमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ करता था. So that was the list, antiquity जो था. During the Middle Ages, making of inventory lists were introduced for recording the stock against serial number. तो वहां इन्वेंट्री लिस्ट जो है मिडिल एजेस में आ गया. देन इन द नेक्स्ट फेज लोकेशन मार्क्स वेर एडेड टू द इन्वेंट्रीज फॉर रिट्रीवल. लोकेशन भी डाल दिया गया. कैटलॉगिंग एज कोलोकेटिंग डिवाइसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 19th century. फ्रॉम द सेकेंड हाफ द 20th century इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज टेकन द लीड. और 20th century के बाद क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया. आपको पता है कि जो कंप्यूटर आया था जो है 1970s में लोग जो है यूज करना स्टार्ट किए थे. ओके, सो फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज टेकन द लीड backed by the computerized database. The internet technology, web resources and new metadata tools in achieving the mission and objectives of knowledge organization. Today, in the 21st century, a social dimension has been added to take care of the personal informational requirement of individuals. So ये जो है आपका, यहाँ पे देखो कि 5 stages जो है ये आपको बड़ा छोटे में बता दिया है. ये 5 मेन स्टेजेस. सो अब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेज को डिफाइन करना पड़ेगा. तो जैसे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो अब क्या होगा कि पहले आपको बताना है कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज KO. क्या होता है, जैसे देखो यहाँ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है. दैट इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है ग्रुपिंग. अब देखिए आपके दिमाग में भी क्या है, दैट इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है. कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर नॉलेज ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है, ब्रेन काम करता रहता है, तो रिट्रीवल इजीली हो जाता है. ओके, जैसे कि आपको कुछ पूछा जाता है तो आपके दिमाग में क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन स्टैक किया हुआ रहता है. आप वहीं से जाके उसको निकालते हो और आंसर दे देते हो. जो नॉलेज या जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टैक नहीं है वो आप वहां से पिक नहीं कर पाते हो क्योंकि वहां है नहीं. ठीक है, जैसे कहते हैं कि भाई भुला गए, दैट इज फॉरगॉटन. हाउ यू से फॉरगॉटन, बिकॉज वो जो ब्रेन में स्टैक किया हुआ है वो धीरे धीरे वहां से हट जाता है. अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो हट जाएगा. अब हट जाएगा, देन इट इज डिफिकल्ट टू रिट्रीव देयर. तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होता है. हमारा ईच एंड एवरी ह्यूमन हैज नॉलेज, और उसका जो ब्रेन होता है वो सारे नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है सो दैट कि रिट्रीवल जो है ना वो इजिली हो जाता है. ओके, मतलब जितने भी देखो ना कि अगर मान लो कि फोन नंबर का आएगा तो फोन नंबर जितने भी हैं आपके ब्रेन में एक जगह इकट्ठा होंगे. इसलिए कभी कभी जो है फोन नंबर, अच्छा ये उसका तो नंबर नहीं लग गया बिकॉज आपने फेच किया दूसरा नंबर और वो सिमिलर टाइप में नंबर है तो वो उसको चला गया, दूसरे लग गया, अरे ये उसका लग गया नंबर. ऐसे करते हैं बिकॉज क्यों, क्योंकि आप उसी जगह से उसको निकालते हो, वो अलग नहीं होता. दैट इज ऑर्गेनाइज होता है अंदर में.
एंड इट विल हेल्प फॉर द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो रिट्रीवल में काफी डिफिकल्टी आएगी। व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम? इसमें क्या होता है, नॉलेज organization system imposes a particular view of the world. The same entity can be characterized in different ways depending on the KOS that is used. Same entity उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। There must be sufficient commonality between the concept in KOS and the real world. A person seeking relevant material by using KOS must be able to connect his or her concept with its representation in the system. So, ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होता है? ये आपको प्रोवाइड करता है, एक कंट्रोल्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है। ये सिनोनिमस टर्म्स एंड एंटोनिम टर्म्स ये सारे का कंट्रोल करता है। डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को लिंक करता है और मेकिंग सिमेंटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। KOS आर ग्रुप्ड इनटू 3 जनरल कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में KOS को डिवाइड किया है। पहला कहलाता है टर्म लिस्ट्स, दूसरा कहलाता है क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, और तीसरा कहलाता है रिलेशनशिप ग्रुप। 3 कैटेगरी है। तो सबसे पहला कैटेगरी जो है हमारा टर्म लिस्ट क्या क्या होता है, मतलब कि टर्म जो है उसका लिस्टिंग। अब कौन कौन से चीज का, तो जैसे ऑथोरिटी फाइल बनता है। ऑथोरिटी फाइल क्या होता है? दैट इज लिस्ट ऑफ टर्म्स, वही ऑथोरिटी फाइल है। दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द वेरिएंट नेम्स फॉर एन एंटिटी और द डोमेन वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड। अब मान लो ऑथोरिटी फाइल जो है पब्लिशर नेम का ऑथोरिटी फाइल बना दिया, क्योंकि पब्लिशर जो है गिना चुना है। मान लीजिए एक लाइब्रेरी में 1000 किताबें हैं, तो उस 1000 किताब में पब्लिशर का अगर काउंट करोगे तो मुश्किल से 50 से 60 पब्लिशर की ही पूरी 1000 किताबें होंगी। तो ईच एंड एवरी टाइम अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हो तो आपको हर समय पब्लिशर का नाम लिखने के बजाय जो ऑथोरिटी फाइल बन जाती है वहां से आप पिक करते हो सीधा और उसके बाद उसको डाल देते हो। दैट इज कॉल्ड ऑथोरिटी फाइल। यहाँ पे यही कह रहा है, दैट इज ऑथोरिटी फाइल आर लिस्ट ऑफ टर्म्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द वेरिएंट नेम्स ऑफ फॉरेन एंटिटीज और द डोमेन वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड। जैसे मैंने बोला फील्ड क्या, दैट इज पब्लिशर। अब उसकी जो वैल्यू है, मान लो कि ऑक्सफोर्ड है, सेज है, कैम्ब्रिज है, ये सारा जो है एक बार फीड कर दिया गया। अगर कैम्ब्रिज की किताब 10 जगह आ रही है तो क्या है कि ईच एंड एवरी टाइम क्या करोगे, सीधा वहां जो एक बार डाले हुए उसको उठा लेते हो, पिक कर लेते हो, आपका काम हो गया। उसी तरह से सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट होता है, इसकी भी फाइल आप बना सकते हो। एंड इट कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सो दैट कि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। नेम ऑफ कंट्री है, ऑथर नेम है, उसकी भी ऑथोरिटी फाइल हो जाएगी। उसके बाद आता है ग्लॉसरीज। ग्लॉसरी क्या है? ग्लॉसरी जो होता है वो टर्म है जिस टर्म में उसका डिफिनीशन दिया होता है। तो ग्लॉसरी इज ए लिस्ट ऑफ टर्म्स यूजुअली विद डिफिनीशन। टर्म में बी ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फील्ड और किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लॉसरी। गजेटियर्स क्या है? डिक्शनरी ऑफ प्लेस नेम्स है। Traditional gazetteers have been published as book or they appear as indexes to atlases. Each entry may also be identified by feature types such as river, city or school. तो ज्योग्राफिकल नेम कह लो आप, ये भी लिस्ट होता है गजेटियर। डिक्शनरी में भी क्या है? लिस्ट है। लिस्ट क्या है? वर्ड का लिस्ट है, उसका मीनिंग है, डिफिनीशन है, ओके, ये सारा जो है डिक्शनरी के अंदर में आता है।
सो लिस्ट टर्म्स जो है आपको ये पार्ट हो गया। अब आता है क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन। क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन क्या है कि सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। और ये जो सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है ये प्री कोऑर्डिनेट, दैट इज प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम आपने पढ़ा, ये सारा प्री कोऑर्डिनेट है। सर जैसे कार्ड कैटलॉग की मेन एंट्री में सारे सब्जेक्ट होते हैं वो वाले सर हैं? हाँ जी, कार्ड कैटलॉग की जो मेन एंट्री में जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं? कार्ड कैटलॉग की मेन एंट्री में नीचे में जो है ना, जहां ट्रेसिंग लिखते हैं उसमें जो है सब्जेक्ट का भी डालते हैं। मेन एंट्री में वो सारे आपके सब्जेक्ट हेडिंग होते हैं, ठीक है? ठीक है सर। उसका होता है क्लासिफिकेशन स्कीम्स एंड टैक्सोनॉमीज। आपको पता है क्लासिफिकेशन स्कीम जैसे कि कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है। अब ये सब में जो है क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या होता है, हर क्लासिफिकेशन नंबर का बाद जो उसका टर्म होता है, तो वो टर्म यूज किया जाता है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप ग्रुप, दैट इज थिसोराई। थिसोराई जो है दैट इज थिसोरस। सो दो टर्म के बीच में क्या रिलेशन है यह भी बताता है, दैट इज रिलेशनशिप ग्रुप है। इसलिए रिलेशनशिप कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन ए थिसोरस इंक्लूडिंग हायरार्की, इक्विवेलेंस एंड एसोसिएटिव। हायरार्की एंड हायरार्की क्या है कि उसका ब्रॉडर टर्म क्या होगा, उसका नैरोअर टर्म क्या होगा, दैट इज इसके आगे जैसे सिमेंटिक नेटवर्क में दे दिया इसने। रिलेटेड टर्म क्या होगा, तो ये आपका थिसोरस का पार्ट में आता है। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी जो है जो वेब पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, सो इट इज द स्टडी और कंसर्न अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट, व्हाट एंट्रीज देयर आर इन द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। जो आपका टर्मिनोलॉजी जो स्टडी किया जा रहा है किसी डोमेन ऑफ नॉलेज पे और प्रैक्टिसेस पे, वो आपका ऑन्टोलॉजी होता है। अब देखिए प्लानिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, अगर आप कोई नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम तैयार करना चाहते हैं, जैसे अपने लाइब्रेरी को ही एज ए नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम तैयार करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होता है, एनालाइजिंग द यूजर्स नीड। जो यूजर है आपका उसकी क्या जरूरतें हैं उसको एनालाइज करेंगे आप। दूसरा वाले पार्ट में लिंकिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। उसके बाद आपको लोकेट करना है कि भाई कैसे हम इसको नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को हम कैसे बनाएंगे, इसका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है और जो हमको नया सिस्टम बनाना है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या चेंज लाना है, इसका कॉस्ट क्या बैठेगा, ये जो है पार्ट है आपका लोकेटिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। एंड देन प्लानिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद क्या करेंगे आप कि इसको करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। देन आता है ओपन जोन, देन चेंज अपग्रेडेशन एंड वर्जन अपडेशन। जैसे कि कोई भी सिस्टम होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका आपने नया सिस्टम लाया, नया सिस्टम लाया, उसमें बीटा वर्जन लाया, बीटा वर्जन पे काम किया, देखा कि क्या कमी है क्या नहीं है, उसको अपग्रेड किया या उसका वर्जन अपडेट किया। अभी देखो जैसे कह रहा है कि एंड्रॉयड का, गूगल ने कहा कि एंड्रॉयड का वर्जन 11 आएगा, लेकिन वर्जन 11 जो है जिसके पास 2 GB रैम मिनिमम अगर वाला फोन नहीं है, वो अपने एंड्रॉयड को
अपडेट नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि वर्जन अपडेशन के लिए भी आपका सिस्टम अपडेशन भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो चेंज, अपग्रेडेशन एंड वर्जन अपडेशन। फिर प्रेजेंटिंग द नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम टू द यूजर, यूजर को करना, यूजर से जो है फिर फीडबैक लेना, फीडबैक लेके अगर कुछ चेंज करना हो तो फिर चेंज करना। ओके, सो